मौर्य भाई साहब अब पूरे देश में ही बोल रहा है तो हरियाणा में तो बोलेगा ही बोलेगा। आप समझ सकते हो कि वो राठौड़ साहब और पूनिया जी कैसे यहाँ वोट मांग रहे होंगे, मेरे समझ में नहीं आता। वो क्या कह रहे होंगे कि बीजेपी को वोट क्यों दिया जाए। उनकी मन से, उनकी आत्मा से बंद कमरा करके दोनों नेताओं को पूछना कि आप को बीजेपी ने किस तरीके से ठगा है, बीजेपी ने आपके साथ क्या दोगला व्यवहार किया है। क्या फिर भी आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हो या दिखाने के लिए यहाँ आए हो, या आप पूछ लेना उनसे, उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। आवाज मत करो कोई भी। सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद भी कि आप हमारे छोटे से रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर पधारे हो। मैं गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार लगातार मैं विधायक हूँ। उससे पहले मैं प्रधान और प्रोफेशनली मैं एडवोकेट रहा हूँ। तो आप सबके बीच में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में मुझे यहाँ स्टार प्रचारक के तौर के ऊपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नामित किया है। मैं आपके बीच में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हिसार जिले से कर रहा हूँ। जिस प्रकार से 10 साल से हरियाणा और केंद्र में जो शासन चला है और जो वादे हुए हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, जो इन्होंने संकल्प पत्र या अपना जो घोषणा पत्र दिए, चाहे केंद्र की सरकार ने दिए हों, चाहे हरियाणा की सरकार ने दिए हों, उन पे किसी तरीके का काम नहीं हुआ। मैं यहाँ का पड़ोसी राज्य राजस्थान से हूँ और सीकर, शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू जो आपके हरियाणा से लगता हुआ है, तो यहाँ के लोगों को जो 10 साल में तकलीफ़ें हुई, जो उनके साथ शोषण हुआ, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, किसानों के साथ जुल्म हुए, दलित, पिछड़े सभी वर्गों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, नौकरियों में धांधलियाँ हुई, बल्कि नौकरियाँ मिली ही नहीं। और केंद्र की मोदी सरकार ने भी जो इनका गुजरात पैटर्न है कि एक डमी कैंडिडेट को बैठा करके मुख्यमंत्री बना दो किसी भी स्टेट में, और उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, दिल्ली से पर्चियों के माध्यम से सरकारें चलती रहीं। खट्टर साहब को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, हरियाणा के सपनों को तोड़ने का काम उन्होंने किया, और जिस प्रकार से कुशासन उनका रहा वो प्रमाणित करता है कि उन्होंने दूसरे आम चुनाव से पहले उनको स्वयं हटा लिया और नायब सैनी जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जैसा पैटर्न भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार का नेतृत्व का रहा है, वो ही पैटर्न हरियाणा में अपनाया जा रहा है, वही राजस्थान में है, वही मध्य प्रदेश में है। आज हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के एमपी जो राजस्थान से आते हैं, मेरे छोटे भाई नीरज डांगी जी हैं। यहाँ के कैंडिडेट के रूप में रामनिवास राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो भी साथ में आपके सामने हैं। आशीष गोदारा जी हैं, डॉक्टर रमेश पूनिया जी हैं, कैप्टन सतपाल जी हैं, हनुमान एरन जी हैं, मुकेश सैनी जी हैं, और बिहारी लाल राणा साहब हैं, लाल बहादुर जी हैं, सुरेंद्र प्रजापति जी हैं। ये तमाम गारंटियाँ जो दी हैं वो जनता उसके प्रति आकर्षित हो रही है, जनता उसको स्वीकार कर रही है। क्योंकि कांग्रेस का एक इतिहास रहा है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस आम जनता के लिए करती है, हर वर्ग को साथ लेकर के करती है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि यूपीए सरकार में राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड,
और आपने देखा होगा कि मनरेगा जैसी योजनाएं ला करके गरीब को भोजन, गरीब को काम, गरीब को शिक्षा सब देने का काम किया। और जब से बीजेपी की सरकार 10 साल से आई है, और अब तो बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए सरकार, वो खुद ही बोलने लग गए, पहले तो मोदी सरकार थी, उन्होंने नोटबंदी, राफेल घोटाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला और पता नहीं कितने किए। और जिस प्रकार से सेबी की विश्वसनीयता डगमगाने लग गई, ये सारे के सारे जो घोटाले हैं वो आम जनता के लिए अब समझ में आ गए हैं कि कांग्रेस की सरकारों में और बीजेपी की या एनडीए सरकारों में कितना फर्क है। आज यहाँ पर स्वयं निर्णय नायब सैनी जी नहीं ले सकते हैं, उनको हर फैसले के लिए दिल्ली जाना पड़ता है या दिल्ली से पर्ची आनी पड़ती है। यही राजस्थान में है। भजन लाल जी वहाँ पर हमारे यहाँ कहते हैं कि मैं यमुना जल हरियाणा से ले करके आ गया और अब पूरा पानी राजस्थान को मिलेगा। और अब हरियाणा के ये क्या स्थिति है आप ज़्यादा जानते हैं कि खट्टर साहब ने कहा नहीं नहीं, हमने तो कोई ऊपर का पानी जो बरसात में 4 महीने कोई फ्लड का आएगा वो देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और दोनों की भाव भाषा अलग अलग है, दोनों भ्रमित करने में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बातें भी जनता अब समझ रही है। जो हमारी गारंटी है एमएसपी, किसान को 2 लाख सरकारी नौकरियां जो ये भर्ती कर नहीं पाए, कर्मचारियों के लिए ओपीएस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, हमारी पिछली अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में थी, वो लागू की थी। और 3-4 स्टेट में, हम हिमाचल में और दूसरे में लागू कर पाए। और आज भी वहाँ पर चाहे वो एक नया केंद्र की सरकार ने फार्मूला दिया है, नई स्कीम दी है पेंशन की, बट वहाँ पर अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम है और यहाँ भी शायद घोषणा की गई है। और गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर जो राजस्थान में चालू किया है, तो यहाँ भी निश्चित रूप से हमारी सरकार ने दी है। बुजुर्गों, दिव्यांग, विधवा पेंशन के 6,000 रुपये की बात हमारी कांग्रेस की सरकार ने की है। गरीबों का छत है। अपराध और नशा मुक्त है हरियाणा जो बनाने की बात हमने वादा किया है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जो सरकार है वो चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, वो जो कहती है वो करती है। और बीजेपी में आप देखिए, एक मैं आपको नमूना बताता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के आम चुनाव में गए थे और आम चुनाव में उन्होंने कहा था कि राजस्थान में 12.5 रुपये 13 रुपये पेट्रोल हरियाणा से महंगा है और ये कांग्रेस की राजस्थान की सरकार लूट रही है। और मैं दिसंबर में 2023 में सरकार बनते ही हरियाणा और राजस्थान के बराबर पेट्रोल कर दूंगा। आज भी 10 रुपये का फर्क है, जबकि जो कच्चे तेल का भाव है वो आज काफ़ी कम है। जिस टाइम यूपीए सरकार था उससे तो बहुत ही कम हो गया, बल्कि प्रधानमंत्री का किया हुआ वादा भी ये पूरा नहीं करते हैं। आज किसानों को जिस प्रकार से 15 महीने तक खून के आंसू रुलाए, आज भी किसान अपनी बात कहने के लिए तरस रहा है। किसानों से जो लिखित में समझौता किया, उस समझौते को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। और समझौते की पूरा करने के लिए, टाइमलाइन की बात करने के लिए जो किसान आ रहे थे, उन किसानों को भी दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है। तो किसान पूरी तरीके से प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है। 700 किसान शहीद हो गए, इनके कोई फर्क में नहीं आता। और 10 साल जब भूपेंद्र हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार यहाँ चली थी, तो सब वर्गों को साथ लेकर के, किसान के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवान के लिए, सबके लिए काम हुए। और आज लोग उस बात को याद कर रहे हैं। ये तो जो फौजियों के लिए अग्निपथ, अग्निवीर बनाने की, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बना रहे हैं। आज चाहे वो हमारा शेखावाटी का राजस्थान का इलाका हो, झुंझुनू, सीकर, चूरू, या आपके हरियाणा का हो,
हर घर में जो बेटा माँ के पेट से जन्म लेता है वो देश सेवा के लिए अपने आप को तैयार करके कहता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। आज उसको मौका नहीं मिल रहा है। अब बीजेपी दबे पांव ये बात कह रही है कि हम यहाँ नौकरी दे देंगे। आपकी यहाँ सरकार आ ही नहीं रही, आप क्या नौकरी दे दोगे? जब आप सेना में तैयार करके और उसको अडानी और अंबानी के वॉचमैन बनाना चाहते हो तो ये स्वीकार नहीं है। वॉचमैन बनने के लिए हमारे जो बेटे हैं वो तैयार नहीं है, वो देश की सेवा के लिए जाते हैं। उनके पास में ज़मीन है, मेहनत है, स्वाभिमान है, लेकिन इन सब के ऊपर चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए ये जो मॉडल है गुजरात मॉडल की 2 की चलेगी देश में और बाकी स्टेट में पपेट बैठा दिए जाएंगे जो उनके इशारे के ऊपर काम करेंगे, अपने स्व विवेक से निर्णय नहीं करेंगे तो जनता के सुनने वाला कोई नहीं होगा और जनता के काम नहीं होंगे, जनता को कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज यहाँ का मुख्यमंत्री मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अपने विवेक से निर्णय ले सकता था या ले सकता है? आज आचार संहिता लग गई, लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा होगा न खट्टर साहब ले सके। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आप सबके संज्ञान में भी हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी अपनी बात करूँ। आप मैं तो बात कह चुका, आप पूछेंगे तो मैं कोई बात नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा करने के लिए, जनता के लिए अच्छे कल्याणकारी योजनाएं लाने के लिए सरकार बनाना चाहती है और मैं समझता हूं कि जनता का आशीर्वाद है इसलिए सरकार बन रही है। यहाँ पर जनता 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल से पूरी तरीके से दुखी है। 36 कौम कांग्रेस का साथ दे रहे हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा, जिसकी योजनाएं गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिला के लिए वो है। तो कांग्रेस जनसेवा के लिए सरकार बनाने के लिए लोगों से आग्रह कर रही है और जो माहौल बना हुआ है उसमें कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर, सिरसा के अंदर कल रोड शो किया था नड्डा जी ने। उस रोड शो की जो गाड़ी थी, सिरसा का जो सांसद है उसकी कहीं फोटो नहीं थी। रोहतक के सांसद की बड़ी बड़ी फोटो लगा रखी थी उसमें। तो क्या ये ग्रुपिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे? देखिए, जो चुनाव होते हैं उसमें कोई भी लीडर अपनी फोटो लगे किसकी नहीं लगे ये बात तय नहीं करता है। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है और कार्यकर्ताओं का जुनून होता है तो फोटो में लगा लेते हैं। अब हमारे यहाँ भी मान लीजिए कहीं कोई लोकल कार्यक्रम है या कोई कार्यक्रम है, कोई कार्यकर्ता किसी की फोटो लगा देता है, किसी की नहीं लगा, इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई एआईसीसी या प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये तय नहीं करती है कि इसका फोटो नहीं होना चाहिए, वो सबको साथ लेकर के चलते हैं। गोविंद जी, इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। आपको लगता नहीं कि जिस तरह से बिल्कुल अब 10 दिन रह गए हैं, कांग्रेस की जो गुटबाजी की चर्चा हो रही है उसका असर आपको लगता नहीं जिस तरह से कांग्रेस की लहर की बात हो रही है उस पर पड़ेगा, या हाईकमान की तरफ से कोई ऐसा निर्देश या हाईकमान सब चीज़ों को वॉच करते हैं और हाईकमान ने ही ये फैसले किए हैं जो भी टिकटों के किए हैं और हम सब हाईकमान के आदेश से ही यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए जनता से आग्रह करने के लिए, मत लेने के लिए, मांगने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के चल रही है और सबको साथ लेकर के ही जनता से आशीर्वाद लेकर के सरकार बनाई। क्या मानते हैं हरियाणा में भी ग्रुपिज्म है क्या कांग्रेस में? दो दबे हैं, शैलजा पासवान कहती है कि दलितों की बेटी भी सीएम हो सकती है। नहीं, देखिए, शैलजा जी का मैंने परसों इंटरव्यू सुना है, कल इंटरव्यू सुना है और शैलजा जी हमारी राजस्थान में प्रभारी भी रही हैं, बहुत ही सुलझी हुई हमारी लीडर हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हम सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक है। और मैं जिंदगी में, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लपट करके गए, वैसे ही मैं लपट करके जाना चाहती हूँ
तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा बयान कोई लीडर दे नहीं सकता है, और वो हमारे सब कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर करने वाला बयान। आपने जैसे कहा कि कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में दिया कि 2 लाख भर्तियां करेंगे। पहले भी इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में आरोप लगते रहे कि क्षेत्र विशेष की भर्तियां होती रही हैं, और अभी भी आपके ही जो नेता है वो अभी से ही ये कहने लगे हैं कि 2000 का कोटा, मतलब नौकरियां बेचने लग गए हैं कि पहले से ही सेटिंग होगी कि किनको नौकरी मिलेगी, किनको नहीं, इसके बारे में क्या कहना है? भाई ऐसा है, कोई नौकरियां नहीं बिकती हैं, और जो माफिया पेपर लीक करते हैं, वो चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम सरकारें करती रही हैं। हमारे राजस्थान में भी आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान हुआ है। कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री कभी भी नौकरियां नहीं बेच सकता है। मैं समझता हूं कि आज के तारीख में जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, और जो पहले कभी भी जो वादे किए हैं, चाहे यूपीए सरकार के समय किए हों, चाहे हुड्डा जी के सरकार के समय किए हों, चाहे अन्य स्टेट्स में हमारी किसी भी सरकार के द्वारा, हिमाचल में हो, चाहे महाराष्ट्र में हमारी जो संयुक्त सरकार है उसमें थी तब किए हों, तो जो वादे हमने तेलंगाना या उसमें कर्नाटक में जो वादे किए थे, वो सारे वादे पूरे किए हैं। तो आज हम बिल्कुल ताकत के साथ कह सकते हैं कि जो वादे हम कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। हिमाचल में कंगना ये कह रही है जी, हिमाचल में कंगना ये कह रही है कि जो पैसा हमारी स्कीमों का सेंटर से आता है वो सोनिया गांधी को दे दिया जाता है। कंगना जी पे आप चर्चा करते हो क्या? यहाँ कंगना जी पे चर्चा करते हो क्या? कंगना जी पे तो अब बीजेपी को ही पछतावा हो रहा है कि हम क्या, मतलब कैसा एमपी हमने टिकट दिया था, उनको पाबंद किया जा रहा है कि आप बाहर मत निकलो, आप भाषण मत दो। तो मैं समझता हूँ कि जिनको राजनीति का कह कह के नहीं, जिनको जनता की सेवा का कोई जज्बा नहीं, केवल अभिनेत्री बनकर के टिकट लेकर के आ गई, और जनता ने उनके ऊपर विश्वास कर लिया। मोदी जी के नाम से किया या उनके नाम से किया, कैसे भी कर लिया, और अब सबको पछतावा हो रहा है, चाहे वहाँ की जनता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी जी बरवाला आ रहे हैं क्योंकि वो फाइनल हो गया, दूसरा आप कितना मानते हैं इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, वो तो यहाँ की लोकल जो प्रदेश इकाई है, वो ही कार्यक्रम फाइनलाइज करती है, तो वही बता पाएगी। मैं तो आप के बीच में रह करके लोगों से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस की सरकार बनाए, और कांग्रेस जो वादे आम जनता के लिए 3600 कौमों को साथ लेकर के कर रही है, वो वादे पूरा करेगी। हिसार के सभी सातों विधानसभा में आप प्रचार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, हिसार, सिरसा और भिवानी, तीनों में मैं 3 तारीख तक यहाँ आपके बीच में रह करके वो लोगों से आग्रह करेंगे वोट के लिए। सर, यहाँ राजेंद्र सिंह राठौर जी भी आए हुए हैं 4 दिन, और आप भी आ गए, क्या अभी मोरिया बोलेगा? तो फिर हमारा काम आसान हो गया ना। मोरिया यहाँ भी बोलेगा। तो बीजेपी का तो मोरिया भाई साहब अब पूरे देश में ही बोल रहा है, तो हरियाणा में तो बोलेगा ही बोलेगा। आप समझ सकते हो कि वो जहाँ जाते हैं, मेरे राजस्थान में तो कम से कम जहाँ भी उपचुनाव हो, मुख्य चुनाव हो, वो जहाँ जाते हैं हमको मदद मिलती है। और अभी एक और भजन लाल जी भी जहाँ भी हमारे राजस्थान में जाते हैं, तो वो एक तरीके से हमें ही मदद मिलती है। किरोड़ी लाल जी वहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वहाँ की खुद की सरकार को गिराने के लिए ही जो है अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो राठौड़ साहब और पूनिया जी कैसे यहाँ वोट मांग रहे होंगे, मेरे समझ में नहीं आता। वो क्या कह रहे होंगे कि बीजेपी को वोट क्यों दिया जाए? उनकी मन से, उनकी आत्मा से बंद कमरा करके दोनों नेताओं को पूछना कि आप को बीजेपी ने किस तरीके से ठगा है, बीजेपी ने आपके साथ क्या दोगला व्यवहार किया है। क्या फिर भी आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हो, या दिखाने के लिए यहाँ आए हो? या आप पूछ लेना उनसे, उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे मेरे साथ मुझे बदनाम करने के लिए भाजपा ने किया, और आप यहाँ खड़ी हो रही है पूरे 90 में, तो आपको नुकसान पहुंचाएगी या आपका कुछ भला होगा? देखिए, जनता अब सारी चीजें समझ चुकी है। मैं उस विषय में तो टिप्पणी नहीं कर सकता कि उनके ऊपर किस तरीके का क्या केस लगाया, लेकिन
जिस तरीके से ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले के बाद में ये एक तरीके से प्रमाणित भी हो रहा है कि आप ज़बरदस्ती इस तरीके से लोगों को अरेस्ट करने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए आप जेलों में डाल रहे हो। लेकिन अब केजरीवाल जी का जादू खत्म हो गया है, उनकी बातों में कोई दम नहीं रहा है। जिस बात के जोर पे वो आए थे, आम आदमी पार्टी और आम आदमी की बात करने की बात कर रहे थे, अब वो सारी बातें हवा हवाई हो गई हैं और जनता के बीच में ये क्लियर कट आ चुका है कि कोई आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने पदों के लिए ये लोग बात काम कर रहे हैं, और हरियाणा में उनका कोई जनाधार नहीं है। यहाँ पर तो कांग्रेस की लहर चल चुकी है और कांग्रेस को ही जनता आशीर्वाद देगी। मुकाबले में आपको लगता है बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहने वाला है इस बार कंटेस्ट? दोनों मिला के भी कांग्रेस आगे जाएगी। उन दोनों के अगर आप वोट प्रतिशत मिलाएंगे ना, तो भी कांग्रेस आगे निकलेगी। क्या बड़ा रीजन मानते हैं इसका? रीजन तो देखिए, ये सीजनल नेता थे केजरीवाल जी, और आप पार्टी सीजनल आए, बड़ी बड़ी बातें की, भ्रष्टाचार मिटाने की बातें की। आज इन पे सब पे आरोप लग रहे हैं। मैं नहीं कहता वो आरोप सही हैं गलत हैं, क्योंकि मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये बात, लेकिन 20-20, 22-22 एमएलए छोड़ के चले गए, या उनको भ्रष्टाचार के आरोप में निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर आप जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, जिस विचारधारा की बात कर रहे थे, जिस ईमानदारी की बात कर रहे थे, जिस जनता की सेवा करने की और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे थे, वो तो आपकी हवा हवाई होगी। आपने देखा होगा कि दिल्ली में उनका एक भी नहीं जीत पाया, तो आप समझ सकते हैं कि अब आप पे विश्वास नहीं कर रहे। राजस्थान और हरियाणा में एक बात जो मैच कर रही है, पेपर लीक और रिजल्ट लीक, आपके टाइम में भी खूब हुए और यहाँ भी खूब हुए, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये पेपर जो माफिया है ये पूरे देश में फैला हुआ है। आपकी भी चर्चाएं? मैं हाँ, कोई बात नहीं, चर्चाएं तो चलती रहती हैं। राजनीति में चर्चाएं नहीं है तो फिर क्या है नेता के लिए, लेकिन उन चर्चाओं में सत्यता कितनी है ये समय अनुसार तय हो जाता है, और तय हो गया। 9 महीने हो गए। अगर उनकी जो एलिगेशन उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री पे, हम पे या किसी पे भी लगाए होंगे पेपर लीक के, अगर हम में से एक भी होता तो यहाँ भाषण देने के लिए, यहाँ प्रचार करने के लिए गोविंद डोटासरा को ये डबल इंजन की सरकार नहीं आने देती। इनकी केवल और केवल मानसिकता यही होती है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये पेपर माफिया पूरे देश में है, और केंद्र की जो उपक्रमों की या केंद्र की जो भर्तियां हैं, उसमें भी 70 पेपर लीक हो गए। आपके हरियाणा में भी काफ़ी हुए होंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की रही होगी। राजस्थान में भी बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है। तो इन माफियाओं के ऊपर सबसे पहले पेपर माफियाओं पे लगाम लगाने के लिए पूरे देश में किसी भी स्टेट में अगर कोई कड़ा कानून हुआ तो वो राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार हुआ, जहां उम्र कैद का प्रावधान और 1 करोड़ रुपए का प्रावधान। उसके बाद में केंद्र ने कानून बनाया, उसके बाद में 2-3 गोवा और अन्य स्टेट्स ने भी बनाया। हरियाणा में बना नहीं बना मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये युवाओं के साथ में जो उनके सपने तोड़ने का काम ये जो गैंगें करती हैं, इसमें कोई भी सम्मिलित हो, वो गैंग का ही हिस्सा है। अगर किसी राजनेता का प्रमाणित होता है या किसी ब्यूरोक्रेट्स का नाम प्रमाणित होता है तो वो सब गैंग के हिस्से हैं, मैं उसको अलग नहीं मानता। तो ऐसी गैंगों को रोकने के लिए कड़े कानून बनने चाहिए और जनता को जागरूकता के साथ में आगे आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि यहाँ पर ये बेईमानी हुई। लेकिन कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में एक फ़र्क है इस पेपर लीक को लेकर के, वो मैं आपके सामने, आपने अच्छा किया, धन्यवाद आपका कि आपने बता दिया। इसमें एक फ़र्क है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ रीट का पेपर हो या चाहे दूसरा पेपर हो, जिस पे भी आरोप लगे और इनिशियली पाया गया कि कोई पेपर आउट हो गया तो उसकी भर्ती कैंसिल करके दूसरी भर्ती करा दी गई। और नीट में पूरी तरीके से प्रमाणित है, जो 12वीं क्लास में फेल हो रहा है वो नीट में टॉपर हो रहा है। गुजरात, बिहार, दिल्ली,
राजस्थान कोई नहीं बचा। और उसके बावजूद भी बेशर्मी के साथ में, युवाओं के सपनों के साथ में कुठाराघात करते हुए मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने, जिसके मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान हैं, इस परीक्षा को निरस्त नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने तक ये बार बार कहता रहा ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये पीछे हट गया कि जब सरकार नहीं चाह रही है तो फिर दोबारा पेपर होंगे, कब कराएंगे, 1 साल जो सही लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका साल बर्बाद हो जाएगा, ये मान के किया। बाकी सुप्रीम कोर्ट भी ये पूरी तरीके से प्रमाणित कर चुका है कि यहाँ पर पेपर लीक नीट में हुआ था। तो केंद्र में और केंद्र की सरकार को पेपर लीक क्या पहली बार हुआ है केंद्र की किसी भी भर्ती का? लेकिन उन्होंने कभी कानून बनाने की नहीं सोची और आरोप लगा दिया। राजस्थान में या जहां भी स्टेट होते हैं वहां आरोप लगा देते हैं। उनको खुद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये नेशनल प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी असाध्य बीमारी है, एक तरीके से कैंसर से भी भयानक बीमारी है। इसका इलाज सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर के, बुद्धिजीवियों को मिलकर के करना चाहिए, जिससे उनके सपनों को नहीं कुचला जा सके। ठीक है। नमस्कार, थैंक यू। आपने समय दिया।